हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। सो आई एम कामिनी और आज है 1 अक्टूबर, यानी कि 2025 को ख़त्म होने में अब सिर्फ 3 मंथ बचे हैं। ओके, तो जो भी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं वो ढंग से अपनी अभी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत समय कम बचा है। ओके, तो आज है हमारा 1 अक्टूबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में 2 एडिटोरियल करेंगे और दोनों ही एडिटोरियल बहुत ही शानदार हैं। एक है लेबर ऑफ केयर के ऊपर और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। ओके, तो चलिए करते हैं आज के इस लेक्चर के स्टार्टिंग। तो सबसे पहले करेंगे हमारी आज की कोटेशन। द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी हैप्पी, इट इज टू बी यूजफुल, टू बी ऑनरेबल, टू बी कंपैशनेट, टू हैव इट, टू मेक सम डिफरेंस, दैट यू हैव लिव्ड एंड लिव्ड वेल। तो इस कोट में जो राल्फ वाल्डो इमर्सन क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि आज कहना चाहते हैं कि जिंदगी का गोल सिर्फ हैप्पी रहना नहीं है। हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उस यूज़फुल बने। ठीक है, हम अपने आप को इतना यूज़फुल बनाएं, मतलब हम ऐसे इंसान बने जो अपने परिवार, फ्रेंड्स और सोसाइटी के काम आए, ऑनेस्ट रहें, दूसरों के लिए कंपैशनेट रहना और उनकी मदद करना ही एक अच्छी ज़िंदगी की असली पहचान होती है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो जो किसी और की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता है, ठीक है, तभी लगता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया और रियल हैप्पीनेस भी वही होती है। अगर आप बोलोगे कि हम लग्जरी लाइफ जी लें तो हम खुश रहेंगे, वो जो लग्जरी लाइफ है जहाँ आपको शौक है गाड़ियों का, वो कुछ टाइम तक ही होगा, बाद में वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा। बट किसी की मदद करना, किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना, दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहना, ऑनेस्ट रहना, हर काम में ईमानदारी दिखानी, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें लगता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है। सो स्टूडेंट्स, सिर्फ मार्क्स और एग्जाम ही सक्सेस मत समझो। एग्जाम को क्लियर करना सक्सेस है, बट इसको ही एग्जाम सक्सेस नहीं समझना। रियल सक्सेस तब है जब आपकी नॉलेज और एक्शन किसी के लिए डिफरेंस क्रिएट करें। ऑलवेज रिमेंबर, दुनिया आपको इसलिए याद रखेगी कि आपने अपने आसपास के लोगों के लिए क्या किया है और कितना अच्छा फर्क लाया है। ओके, तो आई होप आपको आज की कोटेशन अच्छी लगी होगी। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द मानसर लेक। ओके, हमने पहले जो की थी वुलर लेक की थी कवर। ओके, देन हमने की थी डल लेक। ओके, तो ये भी श्रीनगर में है, डल लेक भी श्रीनगर में है। ओके, और ये जम्मू में है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले मानसर लेक। मानसर लेक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। मानसर जो है वो लोकेटेड कहाँ है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारी इंडियन यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, उसमें ये लोकेटेड है। मानसर को डेजिग्नेट किया गया है रामसर कन्वेंशन साइट के लिए 2005 में नवंबर में। यानी कि आपका एक पॉइंट तो ये हो गया कि आपकी मानसर लेक कहाँ है। ओके, मानसर लेक आपकी जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर में। साथ में ही आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मानसर लेक को रामसर साइट का जो कन्वेंशन है उसका डेजिग्नेशन भी मिला हुआ है नवंबर 2005 में। ओके, अगर इसके ऑफिशियल नेम की बात करें तो सुरिनसर मानसर लेक है और ये फेमस एडवेंचर टूरिज्म डिस्टिंक्शन है इंडिया में। यानी कि वहाँ पर लोग
एडवेंचर के लिए जाते हैं। ओके, मानसरोवर मानसर का ही दूसरा नाम है मानसरोवर। ओके, तो आई होप आपको मानसर लेक भी क्लियर होगी और जो भी लेक्स मैं आपको करवाती हूँ उसको आप मैप में ज़रूर सर्च किया करो। ओके, तो आज का जो हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है वो है लेबर ऑफ केयर। ओके, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो ये टॉपिक है जीएस पेपर 2 में कवर होगा। ठीक है, जैसे गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ओके, एंड हेल्थ। और साथ में ही जीएस पेपर 1 में ये आपका लेक्चर कवर होगा, जैसे सोसाइटी एंड वुमेन में। देन आपका जीएस पेपर 3 हो गया ना, तो इंक्लूसिव ग्रोथ में। और साथ में ही आपके एसए में भी ये टॉपिक कवर होगा। इनका टॉपिक कौन सा हो सकता है? अनपेड लेबर एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट। ये आपके जीएस पेपर में टॉपिक कवर होगा। ओके, तो सबसे पहले ये डिस्कशन महाराष्ट्र के अंशकालीन स्त्री परिचार के केस स्टडी पर बेस है। ओके, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑल इंडिया लेवल पर है। ओके, तो चलिए समझते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। एएसपी यानी कि इसकी फुल फॉर्म है, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, अंशकालीन स्त्री परिचार। ओके, एएसपी वो वुमेन्स वर्कर्स हैं जो रूरल महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र के विलेजेस में काम करती हैं हेल्थ सिस्टम के लिए। ओके, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि मैटरनल एंड चाइल्ड केयर देनी, इम्यूनाइजेशन करवाना, जैसे कि वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करवानी विलेजेस तक, डिसीज को सर्विलेंस करना कि किस एरिया में कौन सी बीमारी फैली हुई है, गवर्नमेंट हेल्थ जो भी कैंपेन लगते हैं उनको सपोर्ट करना और उनको रूरल एरिया तक लेके जाना। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है उनके पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी सैलरी 3000 पर मंथ है सिंस 2016, यानी कि इन्फ्लेशन के बाद भी उनकी सैलरी 3000 है। ओके, ये क्रिटिकल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, डिसीज सर्विलेंस। ओके, बावजूद इनके क्रूशियल वर्क के इनकी जो सैलरी है वो पर मंथ 3000 है सिंस 2016 से। 2023 में नागपुर लेबर कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया था कि इनकी जो डिमांड है वो प्रोटेक्शन, यानी कि इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग। बट ये जो काम था ये स्टेट के हाथ में छोड़ दिया नागपुर कोर्ट ने। ओके, स्टेट ने एश्योरेंस दी कि हम पर मंथ 6000 देंगे, बट दिसंबर से पहले देंगे 2025 में, बट ये एक वर्बली था, अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बट स्टिल ये जो इनकम है ये भी कम है एज अ हेल्थ वर्कर, क्योंकि ये मल्टीपर्पसेस काम करती हैं। रिजल्ट क्या हुआ कि उनके प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, एगिटेशन बढ़ा एएसपी के द्वारा, और सिमिलर ही आशा वर्कर के द्वारा, आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा भी इंडिया में। ओके, देन अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चरल इशू क्या है। जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि सरकार इनकम क्यों नहीं बढ़ा रही इनकी, तो इनका क्या कारण है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कारण है जेंडर निग्लेक्ट, यानी कि वुमेन लेबर को हेल्थ केयर
यानी कि हेल्थ केयर में वुमेन्स की अंडर वैल्यूड है, यानी कि उनके काम को वैल्यू किया ही नहीं जाता। उनको एज ए वॉलंटियर सर्विस में रखा गया है, ना कि उनको ये प्रोफेशनल वर्क की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा क्या है, कास्ट बेस्ड डायमेंशन। ओके, तो बहुत सारी जो एएसपीज हैं वो पुअर हैं, रूरल वुमेन्स हैं, जो एक मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आती हैं। हिरार्की देखो इनकी क्या है कि वो सारी की सारी वुमेन स्किल्ड वर्कर हैं, बट उनकी डिग्निटी और जो पे है वो बिल्कुल लो है। अगर हम बात करें पॉलिसी कंट्राडिक्शन की, तो गवर्नमेंट पूरी की पूरी डिपेंड करती है रूरल हेल्थ डिलीवरी के लिए वुमन के ऊपर। ओके, जो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बनाया गया था, इसके अंडर बहुत सारी वुमेन्स काम करती हैं, फिर भी रिफ्यूज कर रही हैं ये रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्कर्स को उनकी मिनिमम वेजेस से, सोशल सिक्योरिटी से और डिग्निटी से। ओके, फिर क्या होता है कि इनका कंसिक्वेंसेस क्या निकल के आते हैं। कंसिक्वेंस ये निकल के आते हैं कि इनको एक्सप्लोटेशन होता है। एक्सप्लोटेशन कैसे होता है, वुमेन को रिस्क रहता है जब वो साफ सफाई करती है स्नेक बाइट से, इन्फेक्शंस होते हैं गंदगी साफ करने से, जब उनकी ड्यूटीज लगती हैं कहीं वैक्सीनेशन ड्राइव में, तो कई बार बहुत सारी जो वुमेन्स है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बट उनके लिए कोई भी इंश्योरेंस नहीं होती और ना ही कोई कंपनसेशन होता। डीमोरलाइजेशन, ये क्या होता है कि पब्लिक, ये अफेक्ट करती है पब्लिक हेल्थ आउटकम्स को। ओके, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उन पर फिर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। हेल्थ सिस्टम जो है वो अनपेड है, अगर है भी तो वो बहुत कम है, जिसकी वजह से लेबर सस्टेन नहीं कर पाती अपनी लाइवलीहुड को। वाइडर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सिमिलर स्ट्रगल जो है वो फेस कर रही हैं आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स। ओके, आशा वर्कर्स जो हैं उन्होंने भी इसी चीज़ के लिए डिमांड की थी एज अ गवर्नमेंट स्टाफ के रूप में, और डिमांड की बेटर पे एंड पेंशन के लिए, और पूरे देश में प्रोटेस्ट किए, सिट इन, हंगर स्ट्राइक्स भी किए थे। ओके, अभी का जो प्रोटेस्ट हुआ है जो एएसपी के द्वारा किया गया है, वो किया गया महाराष्ट्र में कोल्हापुर, नागपुर, रत्नागिरी और यवतमल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात है कि स्टेट अपना हेल्थ सिस्टम बिना लेबर के नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, और ये भी सच है कि इंडिया पूरी की पूरी तरह हैविली वुमेन कम्युनिटी, यानी कि वुमेन पर डिपेंड करता है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के लिए। ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉलिसी रिकमेंडेशन में क्या बोला गया है, क्या करना चाहिए, इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एएसपीज को, आशा वर्कर को, आंगनबाड़ी वर्कर को एज अ फॉर्मल वर्कर। इंश्योर करनी चाहिए इनकी मिनिमम वेजेस को, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए और इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ओके, प्रोवाइड करनी चाहिए इनको सेफ्टी इक्विपमेंट, ट्रैवल अलाउंस भी देना चाहिए, और जेंडर सेंसिटिव बजटिंग इन हेल्थ पॉलिसी, और हेल्थ पॉलिसी में जेंडर सेंसिटिव बजटिंग भी करनी चाहिए, यानी कि जेंडर इस चीज़ के लिए बजट में कुछ होना चाहिए, और स्ट्रेंथन करना चाहिए सोशल प्रोटेक्शन लॉ को इनफॉर्मल हेल्थ वर्कर्स को भी। ओके, कंक्लूजन यही निकलता है कि सिक्योरिंग रूरल हेल्थ को बचाने के लिए हमें सबसे पहले वुमेन्स के राइट्स को क्या करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। और यही बात बोली गई है, टू सिक्योर द रूरल हेल्थ इज टू सिक्योर द राइट ऑफ दोज वुमेन थ्रू लिविंग वेजेस ऑफ सेफ वर्किंग कंडीशन एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। ओके, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर उनको ऐसा वेज मिलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें। ओके, देन हम क्या करते हैं, इसी एडिटोरियल को हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो हर एस्पेक्ट से पढ़ना है, तो हमें अभी देखेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यूपीएससी और पीसीएस
स्टूडेंट के लिए एडिटोरियल को कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से कनेक्ट करना एक पावरफुल स्ट्रेटजी है। तो आइए चलते हैं लेबर ऑफ केयर वुमेन हु फैसिलिटेट रूरल हेल्थ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट। ओके, हमारे फंडामेंटल राइट जो पार्ट थर्ड में आते हैं, उसमें आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी ये बताता है कि एसपीज, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर को इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलना चाहिए, लेकिन उनकी वेजेस और रिकॉग्निशन में डिस्क्रिमिनेशन होती है, जैसे जेंडर और क्लास बेस्ड को लेके। इसी के साथ आर्टिकल 15 ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि स्टेट को किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। ओके, एंड जेंडर। वुमेन्स लेबर अंडर वैल्यूड करना इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन ही कहलाता है। ओके, उसी के साथ आर्टिकल 16 ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट स्कीम में वर्कर को फेयर रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और वेजेस मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस नहीं दिया जाता। उसी के साथ आर्टिकल 21 की बात करें, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। एक्सप्लोटेशन, अनसेफ वर्क कंडीशंस वायलेट करती हैं राइट टू लिव एंड डिग्निटी को। ठीक है, और इसी के साथ एक केस है ओल्गा कैलिस केस, 1985 का केस है। राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ अ राइट टू लाइफ। यहाँ पर ये बोला गया था कि राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ओके, देन बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 यहाँ बोला गया है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर। अंडर पेमेंट अंडर पेमेंट के नाम पे एक्सप्लोटेशन को फोर्स लेबर के बराबर ही माना जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं हम अपने डीपीएसपी से लिंक करते हैं। आर्टिकल जो है 38 ये कहता है कि स्टेट शैल सिक्योर सोशल जस्टिस, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, यानी कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि सोशल जस्टिस बनाए रखे और इनइक्वालिटीज को खत्म करे। उसी के साथ आर्टिकल 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए काम करता है। आर्टिकल 39E ये बताता है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, यानी वो मैन हो या वुमेन, शुड नॉट बी अब्यूज्ड, यानी कि उनको अब्यूज नहीं करना। आर्टिकल जो है 41 ये बताता है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में बताता है कि राइट टू वर्क अधिकार है, एजुकेशन का भी अधिकार है और पब्लिक असिस्टेंट का। और इसी के साथ आपका आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, इसी के साथ आर्टिकल 43। आप किसी भी आर्टिकल को एज एग्जाम्पल अपने कल को अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका लेबर के ऊपर, वुमेन लेबर के ऊपर, तो आप इनमें से कोई भी आर्टिकल यूज कर सकते हो अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। उसी तरह आर्टिकल 3 ये बोल रहा है लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर ऑल वर्कर्स, यानी कि लिविंग वेजेस जीने के लिए इतनी पे होनी चाहिए और डिसेंट स्टैंडर्ड का वर्क होना चाहिए सारे वर्कर्स के लिए। उसी के साथ आर्टिकल 47 ये बताता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे और पब्लिक हेल्थ को बनाए रखे। ओके, इसी के साथ हम क्लियरली ये देखते हैं कि एसपीज और आशा के केस में स्टेट अपनी डीपीएसपी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रही। अगर हम बात करें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, अगर हम इस आर्टिकल को, एडिटोरियल को फंडामेंटल ड्यूटीज से लिंक करें, तो पहले तो बात है कि पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। ओके,
आर्टिकल 51 ए उसका सब पार्ट ई ये कहता है, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। और ये भी ड्यूटी है कि हर एक सिटीजन की कि जो भी वुमेन आपके ऑफिस में काम कर रही है उसकी डिग्निटी बनाए रखना। ठीक है, सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों को इंश्योर करना चाहिए कि वुमेन हेल्थ वर्कर की डिग्निटी प्रोटेक्ट हो सके। ओके, देन अगर हम और बात करें अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट क्या बताती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज यानी कि पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज को हेल्थ और सैनिटेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। वुमेन वर्कर की इन्वॉल्वमेंट रूरल हेल्थ सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनल डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल से लिंक्ड होती है। ओके, तो अगर हम जुडिशियल सपोर्ट के बारे में पढ़ लें कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक पर कुछ बोला है कि नहीं बोला है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जो ये केस था रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बोला गया था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वल पे इज कॉन्स्टिट्यूशनल गोल अंडर द आर्टिकल 14, 16 एंड 39D। ओके, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सेकंड केस है, इसको मैं लिख देती हूँ, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का केस है। इसमें कोर्ट ने फोर्स लेबर को इंक्लूड किया अंडर आर्टिकल 23 इवन इफ अंडरपेड। ओके, ये केसेस डायरेक्टली वुमेन हेल्थ वर्कर के वेजेस इशू को ही सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी भी कवर कर लेते हैं इसी एडिटोरियल के रिलेटेड। देखो, नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो एक बॉडी है जिसके अंडर रूरल और अर्बन के लिए बॉडीज बनाई गई हैं, यानी कि ये पार्ट है ब्रॉडर नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम का 2013 में बनाई गई थी, और इसी के अंडर विलेजेस के लिए और अर्बन सिटीज के लिए हेल्थ मिशन होते हैं। ठीक है, इसको अगर हम बात करें रूरल हेल्थ मिशन के लिए, तो इसको लॉन्च किया गया 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, इम्प्रूव करनी है हेल्थ केयर डिलीवरी इन रूरल एरियाज स्पेशली वुल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, वुल्नरेबल पॉपुलेशन जो बहुत पीछे चल रही होती हैं। गोल्स क्या रहे, प्रोवाइड करना एक्सेसिबल अफोर्डेबल इक्वालिटी हेल्थ, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन के लिए, रिड्यूस करना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। ओके, देन कंट्रोल करना कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को। ओके, स्ट्रेंथन करना पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे सब सेंटर्स PHCs यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। प्रमोट करना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हेल्थ प्लानिंग और उनको मॉनिटर करने में। ओके, देन आशा वर्कर्स जो हैं वो इसी कम्युनिटी वर्कर में आती हैं, और आशा वर्कर की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन करना प्लानिंग का, यानी कि हेल्थ प्लान्स बनाने, प्रिपेयर करने और उनको विलेजेस, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाना। स्ट्रेंथन करना है सब सेंटर को, जैसे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, ओके, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को विद अ मैन पावर, मेडिसिन प्रोवाइड करवानी और उनको इक्विपमेंट्स देने। फ्लेक्सिबल करना फाइनेंशियल्स को, ठीक है, उनको फंड्स प्रोवाइड करवाने हैं कि लोकल हेल्थ की नीड फुलफिल हो सके। फोकस करना मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे, जैसे एक योजना है जननी सुरक्षा योजना, इम्यूनाइजेशन ड्राइव। ओके, मेन स्ट्रीम्स जैसे आयुष भी एक स्कीम है, उसकी वजह से आयुर्वेदा, योगा, ठीक है, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी से भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनकरेज करना कि वो
डायग्नोस्टिक ट्रेनिंग और एम्बुलेंस सर्विस को प्रोवाइड करवाए, जैसे 108 सर्विस चलती है हमारे इंडिया में। ओके, अगर इसकी अचीवमेंट की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया, मीन कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट कर ली कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना है रूरल एरिया में, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज भी इंक्रीज हुई हैं और इम्यूनाइजेशन कवरेज भी किया गया है। आशाज जो हैं वो बैकबोन बन चुकी हैं रूरल हेल्थ सिस्टम की। बट इसी के साथ अगर प्रोज होते हैं किसी भी चीज़ में तो कॉन्स तो होंगे ही। तो चैलेंजेस क्या रहते हैं? अंडर फंडिंग, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर एंड पैरामेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन की कमी रहती है, डॉक्टर की कमी रहती है और उनको प्रॉपर फंड नहीं मिलते, सैलरीज लो रहती हैं, एक्सप्लोटेशन होता है आशा, आंगनवाड़ी और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का। ओके, स्टाफ रीजनल डिस्पैरिटी रहती है। ओके, पुअर क्वालिटी इन पब्लिक फैसिलिटी, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी में पुअर क्वालिटी देखने को मिलती है। तो आई होप आपने इस एडिटोरियल को अच्छे से समझ लिया होगा और मैंने इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से भी समझा दिया है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो हमारा आर्टिकल है, सॉरी आर्टिकल कह रही हूँ, इसको एडिटोरियल बोलोगे, ठीक है। एडिटोरियल है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। ये मुद्दा कहाँ से निकल के आता है इसके बारे में हम बात करते हैं, बट सबसे पहले हम बात करते हैं एक सेंटेंस की। ओल्ड स्टीरियोटाइप बना है, बेटी पढ़ेगी तो क्या करेगी। दिस ओल्ड स्टीरियोटाइप डोमिनेट करता रहा है इंडियन के होम्स में, घर घर में ये बात होती रही है, बेटी पढ़ेगी तो क्या करेगी। ओके, बट पिछले 2 दशकों से इंडिया ने पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की है गर्ल्स की एजुकेशन में। एजुकेशन बिगेस्ट टूल बनी है एम्पावरमेंट का, रिफ्रेशिंग सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हुआ है, इकोनॉमी में इंक्रीज आया है और डेमोक्रेसी में भी अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं। अभी हम बात करते हैं ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई। एक महिला सम्मेलन हुआ है, यानी कि वुमेन कॉन्फ्रेंस हुआ है। ये जो बात है ये गुजरात से निकल के आ रही है, ठीक है, ये आर्टिकल। महिला सम्मेलन हुआ द्वारका गुजरात में। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ महिलाओं से पूछा कि कितनी औरतें क्लास 5 के बाद पढ़ी हैं। उनके लिए हैरानी की बात थी कि ज़्यादातर बड़ी उम्र की औरतों ने हाथ उठाया, जबकि कुछ जवान महिलाओं ने नहीं उठाया। जब पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने एक सेकेंड, ये आपको वर्ड लिख देती हूँ, गायवर्ड डायनेस्टी का बताया। अभी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम इसको देख लेंगे। 1721 से लेके 1947 तक ये डायनेस्टी रही है के ज़माने की तरह इशारा करा कि जब बेटियों को पढ़ाने पर सज़ा मिलती थी, लेकिन आज बहुत सी महिलाएं पढ़ लिख गई हैं और उनकी बेटियां अभी भी पीछे हैं, क्योंकि कानून अकेला नहीं काफ़ी। ओके, ठीक है, अकेला काफ़ी नहीं है। अगर मैं आपको गाइडवर्क डायनेस्टी की बात बताऊं, चलो छोड़ो, इस टॉपिक को हम बाद में कवर कर लेंगे जब हमारा कोई हिस्ट्री का एंगल आएगा। तो उस टाइम पर पेरेंट्स को पनिशमेंट मिलती थी अगर उनकी जो बेटियां थी पढ़ती थी। ओके, तो ये बात साबित करती है कि सिर्फ अच्छे इरादे नहीं बल्कि जिम्मेदारी, लीडरशिप और पॉलिसी भी ज़रूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया में ऐसा परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ कानून बनाने का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने का। इस परिवर्तन का मतलब सिर्फ ज़्यादातर लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं है, बल्कि समाज की बुनियादी ढांचे, उनकी सोच को भी बदलना है, जिसमें अपनी बेटियों को शिक्षा के शक्तिशाली हथियार से रोजगार, सेहत, इकोनॉमी और सोसाइटी में एम्पावर करना शामिल है। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सिर्फ स्कूल में ही भेजना काफ़ी नहीं है, उनको शक्तिशाली रोजगार भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। और देन हम बात करते हैं गुजरात मॉडल एंड पॉलिसी पुश के लिए। गुजरात 2000, ठीक है, उन्होंने उनके सीएम एंड पीएम नरेंद्र मोदी ने इनिशिएट किए थे कैंपेन लाइक कन्या
किल्लावनी टू टैकल बैरियर लाइक लैक ऑफ टॉयलेट सेफ्टी एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव्स को चलाया था। बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी प्रोग्राम भी लॉन्च किए नेशनली 2015 में। और इनका एम क्या रखा कि हमें फीमेल फोर्टिसाइड से बचाना है और गर्ल्स की एजुकेशन में इम्प्रूव लाना है। और ये स्टार्ट किया था 100 जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, और एक्सपेंडेड नेशन वाइड। ये स्टार्ट किया था 100 से, ओके, जहाँ पर ज़्यादा ये चीज़ें थी वहाँ से स्टार्ट की थी और नेशन वाइड इसको स्प्रेड किया था। मासिव अवेयरनेस आई, कोऑर्डिनेशन बनाया गया मिनिस्ट्रीज में, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, हेल्थ और एजुकेशन में, ओके। पॉजिटिव आउटकम्स क्या निकल के आए? इसके पॉजिटिव आउटकम्स ये निकल के आए कि लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी जो है वो शार्पली राइज करने लगी, स्कूल से ड्रॉप आउट खत्म हो गया, बहुत सारे बच्चों ने स्कूल ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 70% से भी ज़्यादा इनरोलमेंट हुई थी नेशनल एवरेज, जो आप इसको नेशनल एवरेज समझ सकते हो। अगर हम सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें तो इम्प्रूव 2012 से 16 तक इम्प्रूव हुई थी 990 से लेके 929 में, ओके। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें गर्ल्स के लिए तो ये ड्रॉप हुई, यानी कि 4935 से, ओके। हायर एजुकेशन की बात करें तो गर्ल्स ने एंटर किया स्टेम में, एंटरप्रेन्योरशिप में, आर्म फोर्सेस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ज्वाइन किया। मल्टीपल इफेक्ट, यानी कि एजुकेटेड मदर जो है वो अपने चाइल्ड को बेटर तरीके से देख सकती है, न्यूट्रिशन दे सकती है और स्कूलिंग कर सकती है, ओके। तो चैलेंजेस क्या रहे हैं इसके? ओवरऑल फीमेल लेबर जो है उसका पार्टिसिपेशन फिर भी लो है, सोशल बैरियर्स अभी भी हैं, उनकी जल्दी मैरिज कर दी जाती है, जेंडर नॉर्म अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और अनपेड का बर्डन अलग है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी गैप्स अभी भी हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज भी रहती हैं, सम स्टेट परफॉर्मिंग बेटर देन अदर, कुछ स्टेट्स बेटर करते हैं और कुछ जो हैं वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाते। अगर हम अदर फैक्ट की बात करें, ठीक है, देखो अदर फैक्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, यही डिस्कस करेंगे ना कि इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे लिंक करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 21 से हम लिंक कर सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड ऑफ सेक्स, राइट टू एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स तक। यही चीज़ें जो मैंने आपको पहले डिस्कस की हैं वही चीज़ें अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आर्टिकल 45 शैल प्रोवाइड फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, ओके। अगर हम इसी चीज़ को सोसाइटी से लिंक करें, अभी भी एक पैट्रियार्कल नॉर्म्स बनी हैं कि गर्ल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वुमेन एजुकेटेड होंगी तो वो फैमिलीज़ में बोलेंगी, पॉलिटिक्स में जाएंगी, इकोनॉमी में बात जो है इंक्रीज़ करेगी, उनकी मैरिजेस डिले होगी, इम्प्रूव्ड चाइल्ड न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगी, बेटर अवेयरनेस होगी उनकी राइट की, उनको राइट की कि हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसी के साथ सोशल इंडिकेटर को इफ़ेक्ट करता है IMR, जहाँ पर मैंने आपको बता दिया इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और फर्टेलिटी रेट्स, ओके। अगर इसी को हम इकोनॉमिक के साथ कनेक्ट करें, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स बूस्ट करती है फीमेल को फोर्स पार्टिसिपेशन से, ठीक है, यानी कि वो पार्टिसिपेट करेगी अपनी मर्जी से काम में अच्छे ढंग से। लीड टू हायर फैमिली इनकम, इसकी वजह से फैमिली की इनकम भी इंक्रीज होती है। ये देखो अगर फैमिली में 5 इंसान हैं, 5 इंसान में एक ही एक पर्सन कमा रहा है तो फैमिली का गुजारा मुश्किल होता है। अगर वहीं साथ में वुमेन भी कमाना स्टार्ट कर दे तो ज़्यादा हेल्प हो सकती है, ओके। हाउस होल्ड सेविंग भी हो सकती है और पॉवर्टी से भी रिड्यूस कर सकते हैं। हेल्प डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि वुमेन ने स्टेम में पार्टिसिपेट करना। अभी मैं आप पर छोड़ती हूँ, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में स्टेम का मीन समझाना है, ठीक है, कि स्टेम क्या है, ओके। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, और लॉन्ग टर्म तक एक सस्टेनेबल ग्रोथ बनेगी।
अब कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इज अ स्ट्रक्चरल चेंज जस्ट नॉट अ स्कीम। कहते हैं कि गर्ल्स की एजुकेशन में चेंज करना एक स्ट्रक्चरल चेंज है, यानी कि एक इकोनॉमिक, एक पॉलिटी, एक सोसाइटल एस्पेक्ट को भी कवर करती है, ना कि ये एक स्कीम है। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल इंटायर कम्युनिटी क्रिएटिंग अ पॉजिटिव साइकिल ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि अगर एक वुमन पढ़ेगी तो सारी फैमिली को पढ़ा लिखा हुआ माना जा सकता है। ओके, तो यही आर्टिकल, सॉरी मैं फिर आर्टिकल बोल रही हूँ, एडिटोरियल जो है यूपीएससी या पीसीएस के लिए आपको जीएस पेपर सोसाइटी और रोल ऑफ वुमेन में कवर कर लेंगे, और सेकंड में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और स्कीम लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, जीएस पेपर थर्ड में इंक्लूसिव ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमी। ऐसे की बात करें तो एजुकेटिंग गर्ल्स मीन एजुकेटिंग अ नेशन। ठीक है, तो की लाइन ये है कि व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल यू एम्पावर अ जनरेशन। यही बात मैंने आपको बोली कि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो वो पूरी जनरेशन को पढ़ाएगी। ओके, एम्पावर करेगी। सो आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन यहीं तक था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और आप सबने अच्छे से सारे एस्पेक्ट्स को समझा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, सोसाइटल, इकोनॉमिक, सारे के सारे एंगल आपने अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर वीडियो और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो आप मेहरा मास्टर क्लासेस 24 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ज़रूर सब्सक्राइब करें मेहराज मास्टरी क्लासेस फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, जय हिंद।